हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनी डिमांड यानी डिमांड फॉर मनी के बारे में। इसको हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं। इट वाज गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स, माय फेवरेट अप टिल नाउ, अभी तक तो वही है। और 5 स्टार टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है, बहुत ही आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकता है। तो इसको ज़रा साधारण तौर पर समझते हैं। टेक 15-20 मिनट्स जितना वीडियो ये लंबा होगा और आराम से तुम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। देखो, हम लोग सवाल ये कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में कि लोग लिक्विडिटी रखना प्रेफर क्यों करते हैं। देखो समझो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुमने जो भी कमाई करा, मान लो तुमने कमाई करा 20,000, ये तुम्हारा इनकम है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुम इस इनकम को अपने पास कैश के फॉर्मेट में रखो, मतलब हम लोग चले जाएंगे कीन्स के ज़माने में, यानी कि 1900s के ज़माने में हम चले जाएंगे। वहाँ पे इतना आसान नहीं, जैसे आज तो हम अगर अपने पास बैंक में भी रखें तो भी इतना फ़ोन का सुविधा आ गया है कि हम जब मर्जी तब अपने बैंक से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत झंझट का काम नहीं है। लेकिन पहले अगर 1900s में चले जाओ तो वहाँ पे बैंकों में पैसा रखना, बैंक होता था तब, वहाँ पे बैंकों में पैसा रखना एक झंझट का काम था, क्योंकि तुम जाओगे फिर बैंक से विड्रॉ करोगे। फ़ोन जैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र का तो ज़माना था नहीं। तो लोगों के पास 2 ऑप्शन होता था। वो अपने पैसे को कैश में रखें या फिर अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, जिससे उनको रिटर्न्स भी मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपने पैसा को कैश में रखते हो तो इसका सुविधा क्या है? इसका सुविधा है कि तुमको कन्वीनियंस मिलेगा, तुमको आराम होगा, क्योंकि कैश बहुत लिक्विड है। कन्वीनियंस ड्यू टू लिक्विडिटी। कैश बहुत लिक्विड है, मतलब जब मर्जी तब यूज़ कर लोगे, जब मर्जी तब ट्रांजैक्शन कर लोगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे पैसा लगाते हो जहाँ पे तुमको रिटर्न मिलेगा, तो वो पैसा वहाँ पे फंस जाता है। फिर उसको ईजिली वहाँ से उखाड़ कर कहीं और ट्रांजैक्शन में यूज़ करना उतना आसान नहीं होता। तो ये क्या हो जाता है, ये इनकन्वीनियंट हो जाता है। इनकन्वीनियंट है क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी, इतना लिक्विड भी नहीं है। तो यानी कि कैश जो है वो ज़्यादा लिक्विड है और इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करना। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे हम करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पैसा फंस जाता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी उतना ख़त्म हो जाता है। 1900s की बात है। बैंक में जो आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अवेलेबल है वो उस ज़माने में नहीं था कि तुम ये आर्ग्यूमेंट दो कि बैंक में भी रख लीजिए, वो भी तो लिक्विड ही है, जब मर्जी तब आप यूज़ कर लेती हैं, आज कर लेती हैं। लेकिन कीन्स ने जब अपना थ्योरी दिया तब वो पॉसिबिलिटी नहीं था। फिर कैश में अगर तुम अपना पैसा रखते हो, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका डाउनसाइड क्या है कि इसमें नो रिटर्न। कैश में कोई रिटर्न नहीं होता है, मतलब कैश पड़ा है तो पड़ा है, उसमें कोई रिटर्न नहीं है। पैसा से पैसा बनेगा तब जब तुम अपने पैसे को काम पे लगाओगे, जब अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, तब तो पैसा से पैसे बनेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे बस पैसे को रख देते हो और फिर उसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हो, देन डेफिनेटली वो पैसा से कोई रिटर्न तो मिलेगा नहीं, बस तिजोरी में रखा रह जाएगा वो तो। लेकिन कहीं इन्वेस्ट करते हो तो इससे डेफिनेटली एक रिटर्न आता है, एक बेनिफिट आता है। तो समझो, कैश रखने में कन्वीनियंस है बट कोई रिटर्न नहीं है। इन्वेस्ट करने पे इनकन्वीनियंस है, लिक्विडिटी उतना नहीं है बट रिटर्न अच्छा है। तो कीन्स कहते हैं कि लोगों को हमेशा अपना मन बनाना पड़ता है। जॉन मेनार्ड कीन्स का स्टेटमेंट है कि बेचारे लोगों को हमेशा अपना मन बनाना पड़ता है कि वो आखिर अपने पैसों का करे क्या। कैश में रखें, उसमें रिटर्न तो मिलेगा नहीं, कन्वीनियंस भले ही बहुत मिले, या फिर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें जिससे कि उनको अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा बट कन्वीनियंस नहीं मिलेगा। और लोगों के दिमाग में हमेशा एक अनबन बना रहता है कि करे तो करे क्या। तो कीन्स यही सवाल हमसे पूछना चाह रहे हैं कि लोग आखिर लिक्विडिटी रखना यानी कि कैश में पैसा रखना कब पसंद करेंगे। भले उनको पता हो कि कैश में रखने से कोई रिटर्न नहीं मिलता है, फिर भी कैश में पैसा रखना वो कब प्रेफर करेंगे। समझो, कैश में पैसा रखना मैं कब प्रेफर करूँगी, जबकि मुझे ये बात मालूम है कि कैश में रखने से कोई रिटर्न मुझे नहीं मिलता। कीन्स का ये क्वेश्चन है कि लोग लिक्विडिटी क्यों प्रेफर करते हैं, लिक्विडिटी क्यों प्रेफर करते हैं, जबकि उनको पता है कि लिक्विडिटी रखने से कोई रिटर्न नहीं मिलता। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछना है कि लोग अपने पास कैश में पैसा क्यों रखते हैं, जबकि उनको ये बात मालूम है कि उससे कोई रिटर्न नहीं है। लोग लिक्विडिटी क्यों प्रेफर करते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी।
लोग लिक्विडिटी क्यों प्रेफर करते हैं, लोग क्यों मनी डिमांड कर रहे हैं। मनी डिमांड का मतलब कैश क्यों डिमांड कर रहे हैं, लिक्विड मनी क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्यों लोग लिक्विडिटी में पैसा रखना चाहते हैं और कैश क्यों अपने पास रखना चाहते हैं। ये सवाल पूछा गया है कीन्स के द्वारा इस थ्योरी के अंदर। तो समझो, कीन्स कहते हैं कि लोग जो है ना वो 3 पर्पस से मनी डिमांड करते हैं। 3 मोटिव्स बिहाइंड डिमांड फॉर मनी। मतलब कि लोग अपने पास कैश में पैसा क्यों रखेंगे, इसके पीछे लोगों के दिमाग में 3 मोटिव्स होता है, 3 पर्पस होता है। पहला क्या है, पहला वो बोलते हैं ट्रांजैक्टिव मोटिव। बहुत सही बात उन्होंने बोला। उन्होंने बोला लोग अपने पास पैसा रखते हैं रोज़मर्रा के खर्चों के लिए। रोज़मर्रा के खर्चों के लिए इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, देखो जनरली जो कमाई हो रहा है, जो इनकम हो रहा है, वो मंथ के एंड में होता है ना। सैलरी मिल रहा है मंथ के एंड में मिल रहा है। लेकिन जो खर्चे हैं वो तो अपने निजी लाइफ में रोज़मर्रा के खर्चे हैं। आए दिन तुमको 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही है। अब उस ज़माने में चले जाओ जहाँ पे तुमको रोज़मर्रा अपने लाइफ में खर्च करना था जीवन को चलाने के लिए, कहीं सब्ज़ी खरीदना है, कभी कुछ खरीदना है, तो तुम बैंक में तो पैसा जमा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय तो पैसा निकालने के लिए बैंक में लाइन लगना पड़ता था। बहुत लंबे चौड़े बोल सकते हो कि झंझट था बैंक में पैसा निकालने का। अब तुम समझो, रोज़ तुमको अगर सब्ज़ी खरीदना है या कहीं शॉप से अपना सामान खरीदना है और उसके लिए बार बार बैंक में 4 घंटा लाइन लगना पड़ेगी, तो कोई कन्वीनियंस का बात नहीं था। इसीलिए कीन्स कहते हैं कि लोगों को अपना रोज़मर्रा का खर्च करना है, जिसके लिए वो अपना पैसा लिक्विड फॉर्म में रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर वो लिक्विड फॉर्म में अपने पैसे को रखते हैं देन डेफिनेटली उनको कन्वीनियंस का फ़ायदा मिलता है। क्योंकि कमाई वो मंथ के एंड में करते हैं, जबकि खर्चा उनको रोज़ डेली बेसिस पे करना है। तो डेफिनेटली ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि डेली बेसिस के वाले खर्चे जो हैं उसके लिए पैसा लिक्विड फॉर्म में रखा जाए, ना कि बैंक में रखा जाए। क्योंकि उस समय जब कीन्स ने थ्योरी दिया था तब बैंक में पैसा रखना और उसको वापस निकालना बहुत मुश्किल था। यानी कि कीन्स का आर्गुमेंट ये है, शॉर्ट में अगर बोले, कि पीपल अर्न एट मंथ एंड। ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये कोई फुल फ्लेजेड नोट्स नहीं है, बट दे हैव डेली एक्सपेंसेस। और डेली एक्सपेंसेस अगर करना है तो बार बार बैंक के पास नहीं दौड़ सकते, तो कुछ पैसा वो अपना सेट असाइड कर लेते हैं, निकाल के रख लेते हैं रोज़मर्रा के खर्चों के लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्टिव मोटिव। अब मैं एक सवाल पूछूंगी, ये रोज़मर्रा के खर्चे के लिए जो हम पैसा निकालते हैं, कुछ भी कर लो, काट कपीट के तुम्हारा पर मंथ में मान लो 10,000 ऐसा खर्चा है जो राशन पताई में लग ही जाएगा, तो फिर क्या बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है डिपॉजिट पे, क्या इस बात से कोई भी फ़र्क पड़ता है कि तुम कितना ट्रांजैक्शन के लिए पैसा निकालोगे? मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर तुमको बैंक ज़्यादा रिटर्न्स दे, बैंक अगर चिल्ला चिल्ला के बोले कि आइए आइए अपना पैसा हम लोगों के पास रखे, ज़्यादा आपको रिटर्न्स देंगे, तुम डिपॉजिट करते हो तो बैंक तो तुमको इंटरेस्ट पे करता है ना, तो ज़्यादा रिटर्न्स देंगे, तो फिर तुम बोलोगे कि देखो भाई मैं 10,000 ही अपना अलग करके आपको नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो आपका इंटरेस्ट आसमान भी छुए तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डेली के खर्चे हैं, मुझे चाहिए ये। यानी कि बैंक कितना भी रेट ऑफ़र करे, कितना भी इंटरेस्ट ऑफ़र करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको अगर डेली बेसिस पे ये खर्चों के लिए चाहिए पैसा तो चाहिए, तो इसको उखाड़ के फिर बैंक में जमा नहीं करोगे, तुम इसको डेली बेसिस में यूज़ करोगे। कहने का मतलब ये है कि तुम कितना पैसा ट्रांजैक्शन के लिए निकाल के रखते हो, तुम कितना पैसा ट्रांजैक्शन के लिए निकाल के रखते हो, वो इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि तुमको कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर रहा है कोई भी इन्वेस्टमेंट वाला मार्केट। तो द लिक्विडिटी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन के लिए जो लिक्विडिटी का डिमांड हम करते हैं इज़ इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता ऑन इंटरेस्ट ऑफर्ड। क्या इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है उससे मुझे क्या, मुझे तो ये डेली बेसिस के खर्चे लगेंगे। तो ज़रा सुनना, तो
तुम लोग जानते हो ना फंक्शन वाला फॉर्मेट, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसमें y x पे डिपेंड करता है, वही मैं यूज़ करूँगी। यानी तुम कितना लिक्विडिटी डिमांड कर रहे हो, देखना L यानी लिक्विडिटी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, नीचे ही लिखना है बट मेरे पास जगह नहीं है। तुम कितना लिक्विडिटी डिमांड कर रहे हो ट्रांजैक्शन के लिए, कितना तुमको लिक्विड कैश चाहिए रोज़मर्रा के खर्चों के लिए, वो बिल्कुल इस बात पे निर्भर नहीं करता कि तुम्हारा इंटरेस्ट रेट क्या है, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसलिए मैंने लिखा है लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। तुम कितना लिक्विडिटी डिमांड करोगे, तुम कितना लिक्विडिटी डिमांड करोगे, वो बिल्कुल इस बात पे निर्भर नहीं करता कि फिर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट ऑफर कर रहा है, क्योंकि उतना तो चाहिए ही रोज़मर्रा के खर्चों के लिए। इसीलिए अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखाने का कोशिश करूँ तो कैसा दिखेगा बोलो, लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो भी अगर मुझे 10,000 रखना ही है पर मंथ के खर्चों के लिए तो मुझे रखना पड़ेगा। 6% मिले तो भी मुझे रखना उतना ही पड़ेगा। 7% मिले तो यानी ये वो मिनिमम खर्चे जो मुझे चाहिए भाई, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। अब ये वैल्यू लिखना नहीं है बट यू गेट द आइडिया। इसीलिए ये वाला जो कर्व होता है वो बिल्कुल वर्टिकल होता है। किस चीज़ का कर्व है ये कर्व है लिक्विडिटी जो तुम डिमांड कर रहे हो, कैश में जो तुम पैसा रखना चाहते हो ट्रांजैक्शन के लिए, वो रेट पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता। इसलिए रेट कितना भी चेंज हो ये होता है एकदम फिक्स्ड। ये तुम्हारा कर्व है, ठीक है। तो ये पहला पर्पस है अकॉर्डिंग टू कीन्स, लोग अपने पास ट्रांजैक्शन करने के लिए क्यों लिक्विड पैसा रखना चाहते हैं। डन है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मोटिव। दूसरा क्या रीज़न है कि लोग अपने पास कैश रखना चाहते हैं, जबकि उनको पता है कि कैश से कोई बेनिफिट नहीं है, कैश से कोई पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी वो अपने पास कैश क्यों रखना चाहते हैं। सेकेंड रीज़न क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव। ये मोटिव कहता है कि जो फ्यूचर है ना वो अनसर्टेन है, फ्यूचर में जब भी कुछ भी हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ ही हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो अभी तो तुम्हारे पास अभी के ज़माने में बैंक में पैसा रखा है तो इजीली उसको विड्रॉ कर लोगे, लेकिन उस ज़माने में अगर किसी को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो बैंक में 4 घंटा लाइन लगने का समय तो नहीं होगा किसी के पास। इसलिए लोग अपने पास कुछ पैसा रखते होंगे प्रिकॉशन के लिए कि भैया कुछ अनहोनी हो जाए तो उस समय ये लिक्विड कैश काम आएगा। तो समझो, यानी कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर अनसर्टेन है। सो इसका मतलब है पीपल होल्ड सम मनी इन कैश टू मीट और फॉर प्रिकॉशन, एज प्रिकॉशन रादर, प्रिकॉशन के लिए पहले से ही थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए लोग अपने पास कुछ लिक्विड पैसा रखते हैं। अब तुम कितना पैसा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश रखोगे प्रिकॉशन के लिए, उसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक चाहे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करे, मैं 20,000 प्रिकॉशन के लिए रखता हूँ भाई, मैं उसको छेड़ नहीं सकता, मैं वो रखता हूँ अपने पास, तिजोरी में ही रखता हूँ। यानी कि लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशन पर्पस इज़ ऑल्सो नॉट अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर नहीं करता है। इसलिए बैंक चाहे जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करे, बैंक का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि बैंक ज़्यादा हम यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी, बट डेफिनेटली इट कैन बी एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हमें कहीं कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर मिल रहा हो, हम प्रिकॉशन के लिए जो पैसा रखते हैं वो वहीं रखते हैं, हम उस रेट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं। तो लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो ये भी वर्टिकल है। यहाँ तक तो ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। यस, अब आता है तीसरा मोटिव जो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लमैटिक लगता है, बट ट्रस्ट में ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तीसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। हिंदी में बोलते हैं सट्टेबाजी के लिए पैसा लगाना या पैसा रखना। समझना, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझना और सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। कीन्स कहते हैं कि लोग अपने कमाई का कुछ पोर्शन लिक्विड फॉर्म में रखते हैं
ताकि वो नियर फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सके। समझना, कितना पैसा तुमने इन्वेस्ट कर दिया हम ये नहीं बोल रहे हैं, कितना पैसा तुम आज अपने पास लिक्विड फॉर्म में रख रहे हो ताकि अचानक से अगर मार्केट में तुमको दिखे कि प्रॉफिट हो सकता है, तुम उस पैसे को अचानक से उस मार्केट में लगा सको। फिर से सुनो, कीन्स कह रहे हैं कि लोग अपने पास 3 रीजंस के वजह से लिक्विड फॉर्म में पैसा रखते हैं। पहला तो रोज़मर्रा के खर्चे के लिए, दूसरा प्रिकॉशन के लिए, और तीसरा नियर फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट कर दिया है नहीं बोल रही हूँ, इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसके लिए क्या आर्गुमेंट कीन्स ने दिया, कितना सोच, कितना दिमाग लगाया है, दैट यू विल अंडरस्टैंड। जस्ट अ मिनट। उन्होंने बोला कि मान लेते हैं कि लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपना पैसा कैश में रखे जिसमें कन्वीनियंस तो मिलेगा लेकिन रिटर्न नहीं है, या फिर वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दे, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो मार्केट का उन्होंने बात किया उसको वो बोलते हैं बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड्स बेसिकली, ये ज़रूरी नहीं है सरकारी बॉन्ड्स ही हो, कोई भी टाइप का सिक्योरिटीज़ है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। अब ज़रा सुनना बहुत ध्यान से, बॉन्ड मार्केट में हलचल कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो केस 1 का बात करें, बस समझना है इसको। केस 1 का बात कर रहे हैं, ये है तुम्हारे पास एक बॉन्ड, इस बॉन्ड के ऊपर लिखा है 1000 रुपीज़, इसको बोलते हैं बॉन्ड का फेस वैल्यू, और ये 1 साल का बॉन्ड है। इसका मतलब है कि अगर तुमको ये बॉन्ड खरीदना है, 1 साल का बॉन्ड है ये, तो तुमको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, और इस बॉन्ड पे जो तुमको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, जिसको हम लोग कूपन रेट भी कहते हैं, ये कूपन रेट है मान लो 5%। इसका मतलब समझते हो क्या होता है कि जब तुम, समझ रहा ध्यान से, मान लो मैं हूँ जो मैं ये बॉन्ड खरीद रही हूँ, तो बॉन्ड मैं खरीद रही हूँ तो मैं कितना पैसा पे करूँगी, 1000 रुपये मैं पे कर रही हूँ। 1000 रुपये पे करके मैंने ये बॉन्ड खरीद लिया। 1 साल बाद मेरे को इस बॉन्ड के ऊपर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, 5%। इसका मतलब क्या होगा, 1 साल बाद मैं ये बॉन्ड इस बंदे को वापस दे दूँगी, और इससे 1000 प्लस 1000 का 5% यानी कि 50 रुपया इससे ले लूँगी, जो कि हो जाएगा 1050। मतलब ऐसा समझो, एक और बार एग्जांपल दे रही हूँ, तुम बॉन्ड बेचने वाले हो, तुमने बोला कि दीदी आप ये बॉन्ड खरीद लीजिए, ठीक है, और बदले में 1000 रुपये दे दीजिए। मैंने बोला ये लो 1000 रुपये, 1 साल बाद मैं वापस आऊँगा, आप ये बॉन्ड मुझे दे दीजिएगा, और बदले में 1000 और इसके ऊपर 5% यानी 50 रुपये और आप ले लीजिएगा। ये 50 रुपये जो है यही मेरा कमाई है। बॉन्ड ऐसे डील होता है, ठीक है, कि मैच्योरिटी के बाद उसको रिटर्न बैक कर दिया जाता है, एंड इन दैट केस उसका जो इंटरेस्ट है वो तुमको विथ फेस वैल्यू वापस मिल जाता है, तो वो तुम्हारा टोटल कमाई हो जाता है। ठीक है, अब समझना, मान लो तुमने एक बॉन्ड है, इस रिटर्न वाला 1 साल वाला बॉन्ड, ये तुमने परचेज कर लिया है, ये तुमने परचेज कर लिया। क्या हुआ कि मार्केट में नए बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, नए बॉन्ड्स मार्केट में आ रहे हैं। नए बॉन्ड्स का जो फेस वैल्यू है वो है 1000 रुपये, लेकिन ये जो रिटर्न दे रहे हैं वो है मान लो 7%। 1 साल का बॉन्ड ये भी है, तुमने ये बॉन्ड परचेज कर लिया है, लेकिन जो नए बॉन्ड हैं, ध्यान से सुनो इसको, जो नए बॉन्ड हैं वो 1000 रुपये वाले पे ही 7% दे रहे हैं। तो क्या होगा, तुम्हारे बॉन्ड का औकात गिर गया। कैसे गिर गया ज़रा सुनना। जो बंदा बॉन्ड खरीदने जाएगा, और तुम समझना जनरली जो इन्वेस्टर होता है ना, वो बॉन्ड खरीद करके 1 साल वेट नहीं करता है कि 1 साल बाद 1000 रुपये पे 50 रुपये और जुड़ेगा तब जाके मुझे बेनिफिट होगा। जो रियल इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, वो इस बॉन्ड को खरीद के रीसेल करता है दूसरे को और फिर उससे कमाता है। इस बॉन्ड को खरीद के दूसरे को रीसेल करके कमाई होता है। ऐसे बॉन्ड मार्केट वर्क करता है। तो समझो, तुम बोलोगे ए भाई, मान लो तुम आए मेरे पास बॉन्ड खरीदने के लिए, मैंने बोला कि ठीक है मैं आपको बॉन्ड बेच दूंगी, मेरे पास 1000 रुपये का बॉन्ड है 5% रेट वाला, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि लेकिन मार्केट में तो 1000 पे 7% वाला बॉन्ड मिल रहा है, तो मैं आपका बॉन्ड 5% वाला क्यों खरीदूँ। भाई मार्केट में 1000 ही रुपये पे मुझे जब 7% वाला बॉन्ड मिल सकता है,
तो मैं आपका वाला बॉन्ड क्यों खरीदूँ जो 1000 पे सिर्फ 5% ऑफर करता है? तो हुआ क्या, मैंने बोला यार लेकिन मेरा बॉन्ड खरीद लो ना प्लीज़। तुमने बोला तो मैं 1000 नहीं दूंगी आपको, 1000 आपको नहीं दूंगी, क्योंकि 1000 ही देना होता तो मैं 7% वाला बॉन्ड खरीदती ना, मैं आपका बॉन्ड क्यों खरीदूँ 5% वाला? तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज तुम मुझे 1000 से कम ऑफ़र करोगे। अब बेचना ना बेचना है मेरे ऊपर है, लेकिन हुआ क्या समझे, जस्ट बिकॉज मार्केट में जो नए बॉन्ड्स इशू हुए वो हायर रेट के हुए हैं, मेरे बॉन्ड का औकात गिर गया। अब जो बंदा मेरा बॉन्ड खरीदेगा वो मुझे कम ऑफ़र करेगा, फेस वैल्यू कम प्राइस ऑफ़र करेगा, मुझे 1000 नहीं देगा, यानी मेरे बॉन्ड का प्राइस गिरने लगा है। यदि एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए, आ जाओ केस 2 आ जाओ। केस 2 है जहाँ पे फिर से सेम कहानी, 1000 रुपये का 5% वाला बॉन्ड मैंने परचेज कर लिया है। अब नए बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं जो 1000 रुपये पे केवल 4% ऑफ़र कर रहे हैं। एक बंदा आया बोला कि दीदी आपका वाला बॉन्ड हमें दे दीजिए ना जो 1000 रुपये में 5% ऑफ़र कर रहा है। मैंने बोला रुको, 1000 रुपये पे मेरा बॉन्ड जो मैंने ऑलरेडी परचेज करके रखा है वो 5% ऑफ़र कर रहा है, जबकि मार्केट में 1000 रुपये पे अब सिर्फ 4% मिल रहा है, यानी मेरा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा बेटर है। मेरा बॉन्ड 1000 पे 5% ऑफ़र करता है, जबकि मार्केट में 1000 पे सिर्फ 4% वाला बॉन्ड मिलेगा। तो अगर तुमको मेरा बॉन्ड खरीदना है तो मैं 1000 में तो नहीं बेचूंगी, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? जब भाई 1000 रुपये पे सिर्फ 4% का बॉन्ड मिल रहा है मार्केट में और मेरा बॉन्ड 1000 पे 5% देने का एबिलिटी रखता है, तो डेफिनेटली मुझे कुछ ज़्यादा प्राइस चाहिए, मैं तुमको 1000 रुपये में नहीं बेचूंगी। बात समझ पा रहे हो? तो हुआ क्या कि मार्केट में रेट गिरने की वजह से मेरा ऑलरेडी परचेज बॉन्ड का औकात बढ़ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ ज़रा समझो। बॉन्ड मार्केट में क्या तुम देखते हो कि अगर तुमने ऑलरेडी बॉन्ड परचेज कर रखा है, और मार्केट में नए बॉन्ड्स जो आ रहे हैं उन पे महंगा रेट मिल रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, तुम्हारे बॉन्ड का औकात गिरेगा। और ऑलरेडी तुमने बॉन्ड परचेज कर रखा है और नए बॉन्ड्स जो है वो सस्ते रेट ऑफर कर रहे हैं, तो तुम्हारे बॉन्ड का औकात बढ़ेगा। अब कहने का मतलब क्या है ज़रा समझना। तो क्या तुम्हारे लिए बेटर सिचुएशन होगा, बॉन्ड का प्राइस गिर जाना या बढ़ जाना? दीदी बढ़ जाना। मतलब कि काश ऐसा हो कि आपने बॉन्ड खरीद लिया और नए वाले बॉन्ड्स मार्केट में घटिया रेट पे मिल रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आपके बॉन्ड का दाम बढ़ जाए और फिर आपको प्रॉफिट हो। यानी ये मेरे लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है, जबकि ये मेरे लिए अच्छा सिचुएशन नहीं है। तो कीन्स क्या कह रहे हैं ज़रा सुनना। कीन्स कह रहे हैं कि अगर लोग पहले से प्रेडिक्ट कर पाएँ, यानी कि जो लोग हैं वो रैशनल हैं, पहले से मार्केट बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो अगर लोगों ने पहले से ही प्रेडिक्शन कर लिया, पहले से ही ये जांच लिया, ये तौल लिया कि मार्केट का रेट बढ़ने वाला है, इसका मतलब उनका खरीदा वो बॉन्ड का औकात गिरेगा, तो वो कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दे वोंट इन्वेस्ट। वो बॉन्ड क्यों खरीद के रखेंगे? उनको पता है कि अगर मैंने आज बॉन्ड खरीद लिया तो मार्केट का रेट बढ़ने की वजह से मेरा बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा, तो इससे बढ़िया बॉन्ड ना खरीदो भाई। तुम सोचो तो, तुम 1000 रुपये का एक बॉन्ड खरीद लिए हो जिसका रेट ऑफर किया जा रहा है 5%, और नया बॉन्ड ऑफर किया जा रहा है सेम 1000 रुपये पे 7%, तो तुम्हारे बॉन्ड का तो औकात गिर गया। कीन्स बोल रहे हैं अगर लोग ये पहले से भांप सकते थे कि रेट अभी मार्केट में बढ़ेगा और उनके बॉन्ड का औकात गिरेगा, तो उनको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करके बॉन्ड का वैल्यू गिर जाएगा। तो शायद उनको अब इस बॉन्ड को बेचने में केवल 800 रुपये मिले रिटर्न में। देन इन दैट केस भाई पैसा कैश में रखना ज़्यादा भला है ना, कम से कम 1000 रुपये 1000 तो रहेगा। अगर बॉन्ड खरीद लोगे तो उस बॉन्ड का औकात 800 का बचेगा, तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। तो कीन्स का ये स्टेटमेंट है कि ऐसे मामले में लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रेट गिरेगा जिससे उनके बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो अगर उन्होंने आज 1000 रुपये का बॉन्ड खरीद लिया 5% वाला, और नए बॉन्ड्स जो इशू हो रहे हैं वो 1000 रुपये पे केवल 4% ऑफर कर रहे हैं, तो
उनके बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो हो सकता है वो 1200 पे पहुंच जाए। और 1200 पे अगर बॉन्ड का दाम पहुंच गया तो ये तो अच्छा साइन है भाई। 1000 रुपये 1000 के फॉर्मेट में रहता तो फिर क्या फ़ायदा होता, लेकिन बॉन्ड खरीद के रख लेंगे तो 1000 1200 तो बनेगा। दैट्स द मीनिंग, दैट्स द मीनिंग। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है इसको समझना, लेकिन कीन्स क्या कह रहे हैं ज़रा समझना। कीन्स बोल रहे हैं इफ़ पीपल, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, ईजी में लिख रही हूँ, इफ़ पीपल कैन प्रेडिक्ट दैट बॉन्ड रेट्स, या कूपन रेट्स बोलना चाहिए, बॉन्ड रेट्स जैसा कोई शब्द नहीं है, कूपन रेट्स यानी बॉन्ड पे जो रेट मिलता है, आर गोइंग टू फॉल, तो रेट गिर जाएगा, तो मेरा बॉन्ड का रेट हायर रेट पे है, यानी मेरा बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। तो बॉन्ड रेट्स आर गोइंग टू फॉल, देन बॉन्ड प्राइसेस विल इंक्रीज, सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। सिमिलरली उल्टा भी ट्रू है, अगर लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कूपन रेट बढ़ेगा तो उनका बॉन्ड प्राइस घट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट ना करना ही बेहतर है, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस घट जाएगा तो लॉस होगा भाई, तो क्या करेंगे इन्वेस्ट करके। ठीक है, अब सेम चीज़ को हम लोग ऐसे समझ पा रहे हैं कि लोग कितना पैसा स्पेक्यूलेट, यानी स्पेक्यूलेट का मतलब क्या हुआ कि आज कितना पैसा लिक्विड फॉर्म में रखेंगे बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाने के लिए, वो डेफिनेटली रेट पे निर्भर करता है। अगर उनको लगता है रेट बढ़ने वाला है तो रेट बढ़ेगा तो उनके बॉन्ड का औकात गिरेगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है। रेट बढ़ेगा तो उनके बॉन्ड का औकात गिरेगा तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, रेट गिरेगा मार्केट में तो उनके बॉन्ड का औकात बढ़ेगा तो इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेक्यूलेशन के लिए है दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस। इसको हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, समझना इस ग्राफ को। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं लिक्विडिटी फॉर स्पेक्यूलेशन और यहाँ लिख रहे हैं रेट। सुनना तो, जब रेट आसमान छू रहा है, आसमान यानी रेट मैक्सिमम पे है, इतना रेट कभी हुआ नहीं, इतना हाइक पे रेट मिल रहा है, तो समझो जब इतना हाई रेट पे तुमको बॉन्ड्स मिल रहा है, जैसे मान लो 1000 रुपये का बॉन्ड 10% रिटर्न दे रहा है, इतना हाई रेट ऑफ रिटर्न अगर बॉन्ड तुमको दे रहा है तो फिर 90% जनता ऐसा होगा, 90% आबादी, क्योंकि ध्यान देना, वैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बार बार तुम्हारे बारे में बात किया है, बट कोई एक बंदे के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा, पूरे देश के बारे में बात हो रहा है। तो 90% आबादी को ये लगेगा कि भाई इतना ऊंचा रेट है, इतना तो कभी हुआ नहीं, तो पक्का रेट अब गिरने वाला है, और अगर रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेगा, है ना, मेरे बॉन्ड का औकात बढ़ जाएगा, मेरा 10% वाला बॉन्ड का औकात बढ़ेगा। मतलब अगर रेट टू मच है तो लोगों को लगता है कि रेट गिरने वाला है, और अगर रेट गिरेगा तो मेरे बॉन्ड का औकात बढ़ेगा, और अगर मेरे बॉन्ड का औकात बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा पैसा लिक्विड नहीं रखना चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसा बॉन्ड में लगा देना चाहिए। इसलिए जब रेट टू मच है तो लोग बहुत कम लिक्विड रखते हैं अपने पास। लिक्विडिटी, ये बता रहे हैं लिक्विडिटी कितना रखते हैं, तो लोग जब रेट बहुत ज़्यादा है लोग बहुत कम पैसा लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर का बॉन्ड खरीद लेना चाहते हैं। सिमिलरली अगर रेट बहुत कम है, मान लो आर मिनिमम 2% रिटर्न मिल रहा है, तो फिर लोगों को 90% लोगों को लगता है यार इतना नीचे तो कभी हुआ नहीं, अब रेट और नीचे नहीं जाएगा, पक्का रेट बढ़ेगा। और रेट अगर बढ़ेगा 3% 4% तो मेरे खरीदा हुआ बॉन्ड का औकात गिर जाएगा, यानी बॉन्ड प्राइस तो गिरेगा, और अगर मेरे खरीदे हुए बॉन्ड का औकात गिर जाएगा तो मुझे लॉस होगा, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। इसलिए 90% आबादी इन्वेस्ट ना करके, बॉन्ड मार्केट में पैसा ना लगा के ज़्यादा लिक्विड रखता है अपने पास, कि इन्वेस्ट नहीं करते, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, फ्यूचर में देखेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो जब रेट बहुत कम होता है तो अधिकतर आबादी को लगता है कि रेट अब बढ़ सकता है, जिससे अगर अभी बॉन्ड खरीद लिया तो बॉन्ड प्राइसेस गिर जाएगा और नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादातर पैसा अपना लिक्विड फॉर्म में रखना चाहता है। तो जब तुम ज्वाइन करोगे, ये एक्चुअल में ऐसा बनना चाहिए, कर्व टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेशन। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। जब रेट बहुत ऊंचा है
90% लोगों को लगता है कि रेट अब तो गिरेगा, बॉन्ड प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, इसलिए बॉन्ड में पैसा वो लोग लगाते हैं, इसलिए लिक्विडिटी कम रखते हैं। जब रेट बहुत नीचे है उनको लगता है कि अब रेट बढ़ेगा यानी बॉन्ड प्राइसेस गिरेगा, नुकसान हो सकता है, इसलिए वो ज़्यादातर लिक्विड रखते हैं ना कि इन्वेस्ट करते हैं। ये रहा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, तो यानी कि अब तुमसे कोई पूछे टोटल मनी डिमांड क्या है, बस हो गया। टोटल मनी डिमांड क्या है, तो कीन्स के अकॉर्डिंग लोग मनी डिमांड करते हैं, एमडी बोलते हैं इसको, मनी डिमांड करते हैं किसके लिए, लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन के लिए, लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशन के लिए, लिक्विडिटी स्पेकुलेशन के लिए। लोग कितना लिक्विड पैसा डिमांड करते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशन के लिए और स्पेकुलेशन के लिए। स्पेकुलेशन में क्या देखा, अगर उनको लगता है कि मार्केट उनके फेवर में मूव करेगा तो मार्केट में पैसा लगा देते हैं, वो बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं और कम लिक्विड स्पेकुलेशन के लिए रखते हैं। और अगर उनको लगता है कि मार्केट उनके फेवर में मूव नहीं करेगा तो वो ज़्यादातर लिक्विड रखते हैं ना कि इन्वेस्ट करते हैं। ये यहाँ पे देखा। तो जो लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन था उसका कर तो ऐसा था ना, ये ड्रॉ मत करना। लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेशन का भी ऐसा था और लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशन का भी ऐसा था और स्पेकुलेशन का ऐसा था। अगर हम लोग तीनों को कंबाइन कर दें, लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेशन और प्रिकॉशन सबको कंबाइन कर दे तो टोटल मनी डिमांड का कर्व मिलेगा हमें, मनी डिमांड का कर्व। तो समझो ज़रा भाई, ट्रांजैक्शन वाले का तो कर्व वर्टिकल है, इसका भी कर्व वर्टिकल है, लेकिन इसका कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो क्या होगा, इसका मान लो 10,000 रुपये रखते हो ट्रांजैक्शन के लिए, 20,000 रखते हो प्रिकॉशन के लिए, तो ये दो अमाउंट ऐड अप हो जाएगा तो कर्व और बेसिकली राइट की ओर ढकेल जाएगा, लेकिन कर्व का नेचर यही रहेगा। यानी मनी डिमांड कर्व में बिकॉज ये सब चीज़ें एडेड है तो वो सब चीज़ें एडेड होने की वजह से ये और राइट की तरफ वैल्यू ढकेल जाएगा, क्योंकि तुम मनी डिमांड यहाँ नाप रहे हो ना, तो जितना चीज़ें ऐड करते जाओगे वैल्यू और राइट की तरफ घिसक जाएगा। बट ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा इस कर्व के नेचर की वजह से, क्योंकि ये लोग तो कांस्टेंट है और इसका नेचर अगर ऐसा है तो इसका भी नेचर ऐसा होगा। तो ये है मनी डिमांड का कर्व। मनी डिमांड में तीनों लिक्विडिटीज़ आते हैं। बेसिकली कर्व शो करता है कि लोग कितना पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। डन।